शुरुआत एक कोट से करते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। कुरान कहता है अल्लाह रास्ता खुलता है, द अल्केमिस्ट बताता है पहले चलना पड़ता है। आज हम पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट की दुनिया में उतरेंगे, लेकिन सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं। हम ये समझेंगे कि एक इतनी सिंपल सी लगने वाली ये कहानी आखिर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक क्यों बन गई। यही इस चर्चा का मकसद है, सिर्फ कहानी के पड़ावों को गिनना नहीं, बल्कि उन विचारों की गहराई में जाना है जो इसे जोड़ते हैं। तो इसे एक दार्शनिक सफर की तरह देखेंगे। बिल्कुल, और समझेंगे कि इसके पाठ आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्पेन के एक गडरिये सैंटियागो से शुरू होती है। उसके माता पिता उसे एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे। हाँ, एक सुरक्षित जिंदगी, समाज में इज्जत। लेकिन सैंटियागो के दिल में कुछ और था। वो दुनिया देखना चाहता था, और यहीं से उसके पर्सनल लेजेंड यानी उसकी जिंदगी के खास मकसद की खोज शुरू होती है। ये पहला कदम ही बहुत अहम है। हम सबके अंदर एक सैंटियागो होता है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन समाज, परिवार, सुरक्षा की चिंता हमें रोक लेती है। सही। सैंटियागो का अपनी भेड़ें चुनना, प्रीस्ट बनने के ऊपर, असल में अनिश्चितता को सुरक्षा के ऊपर चुनना है। और फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आता है। उसे बार बार एक सपना दिखता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास एक खजाना छुपा है। वो एक जिप्सी औरत से पूछता है तो वो कहती है कि सपना सच है, लेकिन जाहिर है कौन ऐसी बात पे यकीन करेगा। और ये हम सबकी कहानी है। हमारे पास एक आइडिया, एक इंट्यूशन या एक सपना आता है, लेकिन हमारा जो लॉजिकल दिमाग है उसे खारिज कर देता है। ये तो बस एक सपना है। बिल्कुल, लेकिन किताब कहती है कि ये सपने, ये इंट्यूशंस असल में ओमेन्स हैं, इशारे हैं। ये वो तरीका है जिससे यूनिवर्स हमसे बात करता है। तो इसी दुविधा के बीच उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बुजुर्ग मिल्कीज़ेरेट से होती है, जो खुद को सलम का राजा कहता है। और वो सैंटियागो को इस किताब की सबसे मशहूर लाइन कहता है, When you really want something, the whole universe conspires to help you achieve it. हाँ, इस एक लाइन ने तो किताब को अमर बना दिया। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम बस बैठे रहें और कायनात हमारे लिए काम करेगी? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये लाइन कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है। इसका गहरा मतलब साइकोलॉजिकल है। जब आप किसी चीज को लेकर पूरी तरह कमिटेड हो जाते हैं, तो आपका दिमाग उससे जुड़ी हर चीज को देखने लगता है। अच्छा। जिसे हम यूनिवर्स की साजिश कहते हैं, वो असल में हमारा बदला हुआ परसेप्शन है। आप उन मौकों को देखने लगते हैं जो पहले आपको दिखाई ही नहीं देते थे। मतलब वो उसे इशारों को पढ़ना सिखा रहा है। बिल्कुल, वो उसे एक नया नजरिया दे रहा है। और इसी बात से हिम्मत पाकर सैंटियागो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी सारी भेड़ें, अपनी पूरी जमा पूंजी बेचकर अफ्रीका के सफर पर निकल पड़ता है। ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है ना? लेकिन जैसे ही वो अफ्रीका पहुंचता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है। टेंजियर शहर में उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वो अकेला अनजान जगह पर बिना पैसों के। मैं सोच रहा था ज्यादातर लोगों का पर्सनल लेजेंड तो यहीं खत्म हो जाता होगा। एग्जैक्टली। ये सफर का ग्रेट फिल्टर है। हर सपने के रास्ते में एक टेंजियर आता है। ये वो पहली बड़ी ठोकर है जहां यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। वो देखता है कि आप अपने सपने के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्या आप घर लौट जाएंगे या राख से खड़े हो जाएंगे? और उसका वहीं रुकने का फैसला ही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और यही संघर्ष उसे एक ऐसी सिचुएशन में ले जाता है जहां उसे इस किताब का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक सपना देखने वाले और एक सपने को जीने वाले के बीच का फर्क। वो एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पर काम करने लगता है। हाँ, और ये किरदार बहुत गहरा है। क्रिस्टल मर्चेंट भी एक सपना देखता है, मक्का जाने का, लेकिन वो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मक्का जाने का सपना ही उसे जिंदा रखे हुए है। अगर वो पूरा हो गया तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। ये एक बहुत ही आम इंसानी डर है, सफलता का डर। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। सफलता से कौन डरता है? हम सब डरते हैं। डर ये नहीं है कि हम मक्का पहुंच जाएंगे, डर ये है कि उसके बाद क्या। अच्छा। क्रिस्टल मर्चेंट अपनी दुकान के कंफर्ट जोन में इतना आदी हो चुका है कि अनजान रास्ते का डर उसे सपने से ज्यादा बड़ा लगता है। उसका सपना एक खूबसूरत कैद खाना बन गया है। ये तो सपनों की धीमी मौत है। बिल्कुल, और सैंटियागो उसमें अपना भविष्य देखता है और डर जाता है। तो सैंटियागो ने देखा कि सपनों को सिर्फ पाल कर रखने का अंजाम क्या होता है। इस डर से बचने के लिए वो फिर सफर पर निकलता है, और अब उसे एक नए तरह के इंसान से मिलना था। वो जो सपने अनुभव से नहीं
बल्कि सिर्फ किताबों से ढूंढता है। हाँ, एक काफिले में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है राइट। और ये ज्ञान पाने के दो तरीकों का आमना सामना है। इंग्लिशमैन के पास एल्केमी पर ढेर सारी किताबें हैं, उसे लगता है दुनिया के सारे राज इन्हीं पन्नों में लिखे हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल है। हाँ, और वहीं सैंटियागो है जो अनपढ़ है, लेकिन वो रेगिस्तान से, हवा से, इशारों से सीख रहा है। ये किताब कहती है कि ज्ञान, नॉलेज किताबों से मिल सकती है, लेकिन प्रज्ञा, विजडम, वो अनुभव से ही आती है। आप जिंदगी को पढ़कर नहीं, जीकर ही समझ सकते हैं। बिल्कुल। और इसी अनुभव के सफर में उसकी मुलाकात आखिरकार द एल्केमिस्ट से होती है। यहां आकर कहानी एक नए दौर में जाती है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को ऐसा क्या सिखाता है जो उसने अब तक नहीं सीखा था? एल्केमिस्ट उसे सोल ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट समझाता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कार्ल यंग के कलेक्टिव अनकॉन्शियस जैसा है। एक यूनिवर्सल चेतना जिसे हम सब जुड़े हैं। वो कहता है कि जब तुम कुछ करते हो तो तुम इस चेतना में एक लहर पैदा करते हो। वो उसे अपनी दिल की सुनना सिखाता है। लेकिन दिल की सुनो, ये बात तो बहुत क्लीशे लगती है। हमारा दिल तो हमें अक्सर गलत रास्ते पर भी ले जाता है। सही सवाल है। एल्केमिस्ट ये नहीं कहता कि अपनी भावनाओं के पीछे भागो। वो कहता है दिल की भाषा को समझो, उसके डर, उसकी चाहत, उसकी आशा, इन सब को सुनो। अच्छा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रुकने की 100 वजह देगा, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें आगे बढ़ने की सिर्फ एक वजह देगा। और वो कहता है असली एल्केमी वो लेड को गोल्ड में बदलना नहीं है, बल्कि अपने आप को अपने बेहतरीन रूप में बदलना है। खुद को सोने में बदलना? वाह। पर इस सफर में एक और इंसान आता है जो सैंटियागो को रोक सकता था, फातिमा। उन्हें प्यार हो जाता है। सैंटियागो को लगता है कि शायद यही उसका खजाना है, उसे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये हर सपने के रास्ते की सबसे खूबसूरत और खतरनाक परीक्षा है, प्यार। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सपने और रिश्ते के बीच चुनना पड़ेगा। हाँ। लेकिन फातिमा एक अलग सोच रखती है। वो कहती है जाओ और अपना सपना पूरा करो, मैं इंतजार करूंगी। ये एक बहुत जरूरी संदेश है। बहुत जरूरी, कि सच्चा प्यार कभी आपके पर्सनल लेजेंड के रास्ते में नहीं आता। वो आपको बांधता नहीं, आजाद करता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग फातिमा के किरदार को थोड़ा पैसिव मानते हैं कि वो बस एक इंतजार करने वाली औरत है। आज के कॉन्टेक्स्ट में इस किरदार को कैसे देखा जाए? ये एक वैलिड पॉइंट है। अगर आज ये कहानी लिखी जाती तो शायद फातिमा का अपना भी एक पर्सनल लेजेंड होता। लेकिन इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में वो एक प्रतीक है उस शक्ति का जो आपको आपके मकसद के लिए प्रेरित करती है। वो सैंटियागो के सफर का हिस्सा है, रुकावट नहीं। सही बात है। वो समझाती है कि अगर सैंटियागो उसके लिए रुक गया तो वो हमेशा उस इंसान को याद करेगा जो वो बन सकता था, और उनका प्यार उस पछतावे के बोझ तले दब जाएगा। फातिमा की बात सुनकर सैंटियागो आगे बढ़ता है और अब उसके सामने आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान आता है। उसे और एल्केमिस्ट को कबीले के लोग पकड़ लेते हैं। हाँ। और एल्केमिस्ट उनसे कहता है कि ये लड़का खुद को हवा में बदल सकता है। ये सीन तो बिल्कुल फिल्मी लगता है। हाँ, पढ़ने में ये एक चमत्कार लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। हवा बन जाना असल में अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रतीक है। अच्छा। सैंटियागो रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात करता है। ये क्या है? ये प्रकृति के साथ एक हो जाने का अनुभव है। जब आप अपने अहंकार को छोड़कर ये महसूस करते हैं कि आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो आपकी शक्ति सिर्फ आपकी नहीं रहती, पूरे ब्रह्मांड की हो जाती है। बिल्कुल। ये एक फ्लो स्टेट का चरम है, जहां आप वो कर जाते हैं जो आपको नामुमकिन लगता था। ये खुद पर विश्वास की आखिरी परीक्षा है। और इस परीक्षा को पास करके आखिरकार सैंटियागो पिरामिड्स तक पहुंच जाता है। इतनी मुश्किलों के बाद वो अपनी मंजिल पर है। वो खुदाई शुरू करता है और उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं। उल्टा कुछ चोर आकर उसे मारते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये ट्विस्ट पढ़ा था तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई थी। इतना लंबा सफर, इतनी मुश्किलें और खजाना वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर। लेकिन शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक और सबसे बड़ी सच्चाई है। उन चोरों का लीडर जाते जाते सैंटियागो का मजाक उड़ाता है। हाँ, वो कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन में एक टूटी हुई चर्च के नीचे खजाना है, पर मैं एक सपने के लिए इतना लंबा सफर नहीं करूंगा। और यही वो ओमेन है जिसका सैंटियागो इंतजार कर रहा था। उसे एहसास होता है कि चोर उसी चर्च की बात कर रहा है जहां से उसने सफर शुरू किया था। तो वो वापस जाता है। वो वापस जाता है, उस जगह खोदता है और उसे वहां खजाना मिल जाता है। तो यहाँ सवाल उठता है,
अगर खजाना घर पर ही था तो इतने लंबे सफर का क्या मतलब था? शायद इसलिए कि अगर वो सफर ना करता तो उसे कभी उस खजाने की कीमत या उसके होने का पता ही नहीं चलता। चोर को भी तो सपना आया था, पर उसने कुछ नहीं किया। सही पकड़ा। खजाना हमेशा पास ही होता है, हमारे अंदर, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में। लेकिन उस खजाने को पहचानने के लिए और उसे पाने के लायक बनने के लिए वो पूरा लंबा सफर जरूरी था। हम्म। असली एल्केमी तो सफर में हुई। सैंटियागो अब वो पहले वाला गडरिया नहीं था। वो दुनिया को समझता था, प्रकृति की भाषा जानता था, उसने प्यार किया था, डर का सामना किया था। असली खजाना सोना नहीं था। असली खजाना वो सैंटियागो था जो उस सफर से लौट कर आया था। मंजिल ने उसे खजाना दिया, लेकिन सफर ने उसे बदल दिया। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो इस किताब के गहरे सबक क्या हैं? सिर्फ सपने पूरे करो से कहीं ज्यादा। पहला, कि इशारों को पहचानो, जिंदगी हमसे बात करती है। दूसरा, कि कंफर्ट जोन में रहना सपनों की एक धीमी मौत है। तीसरा, कि हर सफर में एक टैंजियर आता है जहां हिम्मत की परीक्षा होती है। चौथा, कि ज्ञान अनुभव से मिलता है, सिर्फ किताबों से नहीं। पांचवां, कि सच्चा प्यार आजाद करता है, बांधता नहीं। और सबसे बढ़कर कि मंजिल जरूरी है, लेकिन असली बदलाव सफर में ही होता है। खजाना घर पर ही हो सकता है, पर उसे पाने के लिए दुनिया का चक्कर लगाना पड़ सकता है। ये कहानी सच में जिंदगी को देखने का एक अलग ही नजरिया देती है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। सैंटियागो ने खजाना पा लिया क्योंकि उसने एक लंबा मुश्किल सफर तय किया। असल में सोचने वाली बात यह है कि हम सबको अपनी जिंदगी में कौन सा सफर तय करने की जरूरत है, ताकि हम उस खजाने को पहचान सकें जो शायद पहले से ही हमारे सामने, हमारे पास मौजूद है।